बात आती है, यूजुअली हमने एक चीज देखी है कि जितने भी तरह के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मसल या ज्वाइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, आजकल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली ये स्टडी प्रूव करती है कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोगों को इंडिया के किसी ना किसी तरह का ज्वाइंट या मसल का डिसऑर्डर है, यानी कोई ना कोई ज्वाइंट डिसऑर्डर है या उसको किसी ना किसी तरह का मसल डिसऑर्डर। अब ज्वाइंट और मसल डिसऑर्डर में यूजुअली होता क्या है? एक तो दर्द होती है कि भाई पेशेंट जो है मूवमेंट नहीं कर पा रहा, उसको कंधे में दर्द है, उसको जोड़ों में दर्द है, उसको मसल में दर्द है, उसको किसी ना किसी तरह की दर्द की प्रॉब्लम। दूसरा उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम है सूजन की, वो एरिया स्वेल कर जाता है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी का पार्ट मूव नहीं कर पाता। भाई अगर मुझे सूजन हुई होगी तो मैं बाजू ऐसे कैसे घुमा पाऊंगा? दर्द हो रही है, सूजन है, स्वेल हुआ हुआ है, तो वहां पर वो जो है बॉडी का पार्ट में मूव नहीं कर पा रहा। तो यानी दो चीजों की काफी ज्यादा सुनने को मिलता है जी, वहां पर दर्द बहुत ज्यादा है, दूसरा जी वहां पर उस बॉडी पार्ट में जी सूजन हुई हुई है, स्वेलिंग बहुत है। अब मार्केट में जितनी भी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जो दर्द और सूजन पर काम करती हैं, क्या है? टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, स्प्रेज हैं, जेल हैं। मार्केट में बड़े सारे आते हैं जी, स्प्रे लगा लो जी, जेल लगा लो जी, स्प्रे मार लो जी, जेल मार लो जी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां है? अब आता हूं प्रॉब्लम पे। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उस सिग्नल को रोकती हैं जो पेन का सिग्नल आपकी उस बॉडी पार्ट से होते हुए आपके ब्रेन तक जा रहा है। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करते, वो इंजरी को ठीक नहीं कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना सा है, अगर मेरे घुटने में दर्द हो रही है ना, तो ये घुटने से मेरे ब्रेन तक एक तार जुड़ी हुई है। जैसे बिजली की तारें डली होती है, सारी जगह बिजली की तार डली हुई है। इस पूरे मेंशन में जहां पर भी हम लोग हैं, रिजॉर्ट में बिजली की तार डली हुई है। अगर मैं यहां से स्विच ऑन करूंगा तो वो पीछे का पंखा चल पड़ेगा। अभी आए थे ना, वो आए थे, यहां से उन्होंने बटन ऑन किया, वो पीछे का पंखा चला। ऐसे तो चला नहीं होगा भाई कि यहां से बटन दबाया और वो चल गया पंखा, ऐसे कहीं चलेगा? कुछ ना कुछ तो बीच में डाला होगा इन्होंने, कोई ना कोई तो तार डाली होगी। सिमिलरली हमारी पूरी बॉडी हमारे इस दिमाग के साथ कनेक्टेड है। ये ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और हमारी पूरी बॉडी इस ब्रेन के साथ जुड़ी है बाय द वे ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं। इन सब में तारें डली हुई है, हमारी पूरी बॉडी में तारें डली हुई है, बिछी हुई है ये तारें, जो मेरी सारी बॉडी को मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट करके रखती है। यानी मेरे अगर उंगली में भी कुछ होगा तो उसका मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा। मेरे पैर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उसका मैसेज भी कहां आएगा? मेरे ब्रेन के पास। समझ आया? yes. समझ आया? yes. कहीं पर भी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, उसका मैसेज कहां जाएगा? दिमाग के पास। ये कैप्टन है आपकी शिप का, जब तक इसके पास मैसेज नहीं आएगा, इसको पता नहीं लगेगा कि क्या खराब है, कहां गड़बड़ हो रही है। तो ब्रेन जब तक चल रहा है, इंसान चल रहा है। जिस दिन ये बंद हो जाता है, हम भी लुढ़क जाते हैं। ठीक है? तो इस तक मैसेज आना बहुत जरूरी है। और ये मैसेज आने का जो काम है, ये कर रही है आपकी वो सारी नर्व्स जिससे कि आपकी बॉडी जुड़ी हुई है। आपकी बॉडी किससे जुड़ी हुई है? इन सारी नर्व्स से, जो नर्व्स आपके ब्रेन तक पहुंच रही है। अभी इन्हीं नर्व्स के थ्रू आपका ये पेन का सिग्नल ट्रेवल करता है, और ये जितने भी पेन किलर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, ये क्या करते हैं? उस मैसेज को रोकते हैं, कुछ नहीं करते। और वो दर्द को, इंजरी को ठीक नहीं कर रहे। भाई मेरे यहाँ पे चोट लगी है, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, वो मेरे घुटने की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहा है। उसका काम सिर्फ इतना सा है कि घुटने से मैसेज दिमाग तक नहीं जाने देना, ताकि दिमाग को पता ही ना चले वहां पर चोट लगी। बस इतना सा काम। तो उनका काम क्या है? मैसेज को रोकना, इंजरी पर काम नहीं कर पाते। हमने क्या करना है? यानी अगर आपको कोई अच्छा एनाल्जेसिक लेकर आना है, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना है जो प्रोडक्ट जो है पेशेंट को आराम दे और उसको किसी भी तरह की ये दर्द और सूजन से निजात दिलाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, उसका दर्द ठीक करना पड़ेगा। नंबर 2, उसके सूजन में आराम देना पड़ेगा। और नंबर 3, उस इंजरी को ठीक करना पड़ेगा जिस इंजरी की वजह से वो दर्द हो रही है। अरे ऐसे थोड़ी दर्द हो रही है, मैसेज को बंद करने से काम थोड़ी चलेगा। मैसेज को बंद कर दोगे, 4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा लगाओगे, फिर स्प्रे मार देना। 6 घंटे बाद फिर कर दूंगा, फिर स्प्रे मार दो। कितनी बार मारोगे? सारी जिंदगी मारते रहोगे क्या? कितनी गोलियां खाओगे?
कितने स्टेरॉइड्स खाओगे, कितने इंजेक्शन लगवाओगे, यही करते रहोगे? काम क्या करना है? काम ये करना है उस इंजरी को ठीक करना है जिस इंजरी की वजह से वो दर्द या सूजन की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो रही है। और वो कैसे होगा? जब आप उसको उस तरह की चीज दोगे जिससे कि वो ठीक हो सके। ठीक हुआ? क्लियर हुआ? तो इसी मैकेनिज्म के साथ हमने काम करना शुरू किया कि यार हमेशा जब भी कोई रिसर्च होती है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज रिसर्च की जाती है, कंपनी कोई चीज रिसर्च करती है, मार्केट में कोई चीज लेकर आती है, तो मार्केट में लाने से पहले यह देखा जाता है उसकी जरूरत कहां पर है, जिसको कहते हैं नीड एनालिसिस। भाई उसकी जरूरत कहां है? बिना जरूरत के थोड़ी ले आओगे कोई भी चीज, गंजे को गंगी थोड़ी बेचने जाओगे, बिना जरूरत के कभी चीज नहीं आती। उस चीज की जरूरत है तब वो चीज मार्केट में आती है। तो जरूरत ये थी, नंबर 1, मार्केट में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं उस इंजरी पर काम नहीं कर पाती, वो सिर्फ उस मैसेज को ब्लॉक करती है जो मैसेज आपके ब्रेन तक जा रहा है, यानी दर्द का मैसेज, दर्द के सिग्नल को रोक देती है और कुछ नहीं करती। तो हमें यह समझना होगा कि हमें प्रिपरेशन ऐसी बनानी है जो दर्द सूजन को तो ठीक करे, लेकिन जिस वजह से वो दर्द और सूजन की प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करे, यानी उस इंजरी को ठीक करे, जो इंजरी की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो रही है। तो इन केम द प्रोडक्ट की हम, तो ये हमने जल्दी से बात कर ली है। तो मैं फटाफट से आता हूं मेन इस चीज में, ठीक है? इस चीज को जल्दी से आपको समझाता हूं कि जब भी नॉर्मल जॉइंट का केस होता है और अर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली 2 तरह के अर्थराइटिस की हम बात करते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये 2 तरह के अर्थराइटिस की बात होती है जब भी अर्थराइटिस की बात होती है। नॉर्मल जॉइंट, या आप नॉर्मल जॉइंट को देखो, नॉर्मल जॉइंट में क्या होता है? नॉर्मल जॉइंट में एक गैप होता है, जिस गैप में फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। कभी भी किसी को सुना होगा, पंजाबी में बड़ा नॉर्मली कहा जाता है गोडे की ग्रीस खत्म हो गई। Yes. तो वो ग्रीस कुछ नहीं है, वो ग्रीस ये है, दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है इसको हम ग्रीस कहते हैं। इसके आसपास एक कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये व्हाइट रंग में देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। और कार्टिलेज के साथ साथ ये जिसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट कैप्सूल। ये व्हाइट रंग में जॉइंट कैप्सूल है और फाइनली इसके आसपास बोन होती है। तो ये एक नॉर्मल जॉइंट है। अर्थराइटिस के केस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है, ये आपका फ्लूइड खत्म हो जाता है और ये कार्टिलेज आपस में रगड़कर खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ आया? ये कार्टिलेज आपस में रगड़ रही है और ये खत्म होती है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में कार्टिलेज खत्म नहीं होती, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आता है, इस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है व्हिच इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये 2 तरह के अर्थराइटिस मार्केट में आपको सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी भी एज के पेशेंट को हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ ओल्ड एज के पेशेंट को होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा बड़ी हड्डियों पर काम करता है, यानी जोड़ की हड्डियां, बाजू की हड्डियां बड़ी हड्डियों पे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस छोटी हड्डियों पे इफेक्ट करता है, यानी उंगली की हड्डियां, उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती हैं, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती हैं। तो किसी को अगर विजिबली देख के बताना हो ना कि उसको कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी गठिए की प्रॉब्लम है, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके हाथों को देखना। अगर उसके हाथ टेढ़े हो रहे होंगे तो उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अगर उसको सिर्फ जोड़ों में दर्द है ना, बड़े जोड़ों में, वो कहते हैं कि बड़े जोड़ों में दर्द है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ इससे आप जो है इसको जो है एनालाइज कर सकते हो उसको किस तरह ट्रीटमेंट है। एक और प्रॉब्लम जो काफी देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड एज गाउटी अर्थराइटिस। गाउट कहते हैं इसको, गठिए का एक फॉर्म है जिसमें जी यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है पैरों में, और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है। कहते हैं जी यूरिक एसिड काफी ज्यादा बन रहा है और वो यूरिक एसिड पैरों में डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से पैरों में काफी ज्यादा दर्द रहती है। कमली है तो ये एक और फॉर्म का, ठीक है, जल्दी से इसको वीडियो की फॉर्म में थोड़ा घुमा दो इसको। We need to first understand what a joint is. A joint is a place where 2 bones meet. When there is inflammation, swelling, or pain in one or more joints, then it is termed as arthritis. The cause of arthritis depends upon the type of arthritis. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. In this disorder, our immune cells mistakenly start attacking the tissue surrounding the joint and thus damage it. This leads to inflammation, swelling, and pain in the joint. Osteoarthritis occurs when the cartilage that cushions the ends of bones in a joint gradually breaks down and wears away. As a result, the bones begin to rub against each other,
causing swelling and pain in that joint. ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ऑस्टियो एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब बेसिकली हमने जो इसमें ऐड किया है, इसको हम लोगों ने कॉम्बो किट की फॉर्म में इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें रखी है, प्रोडक्ट वॉल्यूम 101 एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम 111। 101 हम सबको पता है वो हेल्थी बैक्टीरिया को बनाने में हेल्पफुल होता है, ये हम सबको पता है कि 101 जो है वो हमने समझ लिया कि उससे भी आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ते हैं, उन हेल्दी बैक्टीरिया की वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, उस न्यूट्रिशन की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होती है, विटामिन D3 की एब्जॉर्प्शन होती है और बहुत सारे विटामिन और मिनरल बनते हैं जिससे कि आपके बोन और मसल हेल्दी रहते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, बोन और मसल हेल्दी रहते हैं। अब जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम का सलूशन देना है, यानी अर्थराइटिस हुआ है, इंजरी हुई है, कार्टिलेज डैमेज हुआ है, मसल में कोई इंजरी हुई है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया प्रोडक्ट 111, जिसमें हमने कुछ ये चीजें डाली हैं, जिसमें पहला है कर्क्यूमा लॉन्गा विच इज नोन एज टर्मरिक, इसको हल्दी भी कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटी नॉसिव, पेन और सूजन दोनों में ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरा है पाइपर नाइग्रम, जिसको हम काली मिर्च या ब्लैक पेपर भी कहते हैं। ये अगेन आपके अर्थराइटिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन और दर्द को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है। तीसरी चीज हमने डाली है इसमें रोजहिप एक्सट्रैक्ट, जो रोज होता है उसका एक्सट्रैक्ट लिया है, जिसमें हम लोगों ने इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं ये आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव रहता है और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इसमें ऐड की है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन। अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, कोलेजन और हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन का फर्क क्या है। मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो आपको कहेंगी जी हमारे प्रोडक्ट में भी कोलेजन डला हुआ है। कोलेजन एज सच आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, नंबर 1, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे ही कोलेजन आप लोगे आपकी बॉडी में, जो आपका बॉडी का एसिड कंटेंट है उसको आप कैप्सूल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में लोगे, जैसे ही वो आपके स्टमक के कंटैक्ट में आएगा, हमारे स्टमक में होता है एसिड। एसिड के कंटैक्ट में आते ही वो आपका जितना भी कोलेजन है वो कोलेजन डिसरप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है और उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाती। क्लियर हुआ? तो मार्केट में जितने प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, नंबर 1 एक तो वो सिंपल प्रिपरेशंस हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मींस जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही ब्रेक होता है। हाइड्रोलाइज मींस जो वाटर के कांटेक्ट में आके ब्रेकडाउन हो जाए, जिसकी ब्रेकडाउन होने की वजह से अल्टीमेटली उसकी अब्सॉर्प्शन फास्ट होती है, वो जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है। तो जल्दी से क्या करता है? अब्सॉर्ब हो जाता है। अब पहली समस्या को ठीक करने के लिए देखो, ये समस्या आई हमारे सामने, अगेन फिर वही कहा ना, रिसर्च क्यों आती है? रिसर्च तब आती है जब समस्या सामने आती है। तो हमें पहली समस्या ये आई कि जो मार्केट में कोलेजन अवेलेबल है जी, कोलेजन जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा वो तो खराब हो जाएगा। तो अगर हमने भी कोलेजन दिया और वो कोलेजन खराब हो गया तो फिर फायदा क्या हुआ? तब हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज आइडेंटिफाई की कि सर हमें इसको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एफर्वेसेंट टैबलेट, ईवीटी टैबलेट। इसलिए कई बार बात होती है सर इसका कैप्सूल क्यों नहीं बना सकते, इसकी नॉर्मल टैबलेट क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जैसे ही आप इसकी नॉर्मल टैबलेट बनाओगे या नॉर्मल कैप्सूल बनाओगे, वो आपके एसिड के कांटेक्ट में आते ही आपका कोलेजन खराब हो जाएगा और आपके हड्डियों तक वो कोलेजन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि वो कार्टिलेज बन सके। कोलेजन का काम पता क्या है? कार्टिलेज को बनाना। मैंने ज्वाइंट में दिखाया था ना, एक बार दोबारा दिखाता हूं अगर याद नहीं रहा हो। ये देख रहे हो ये व्हाइट व्हाइट सा, ये जो इसको कहते हैं कार्टिलेज, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूव करती है, आपके बोन्स मूव करते हैं, आपके जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो अच्छे से मूव कर पाते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हड्डियां आपस में रगड़ने लग जाएंगी और हड्डियां आपस में रगड़ेंगी तो भाई दर्द तो होगा ही, फिर वो जोड़े आवाज करेंगी, टक 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 कड़कड़ की आवाज आएगी, है ना? तो वो आवाज नहीं आने देती। ठीक है, तो हमने क्या किया? नंबर 1 हमने उसको कोलेजन को किस फॉर्म में बनाया? हमने उसका जो एक हल निकाला वो ये निकाला कि हमें इसको ईवीटी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ईवीटी का मतलब हमने क्या किया? हमने टैबलेट में कुछ ऐसे सॉल्ट्स ऐड किए हैं जिससे कि जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, CO2, जिसकी वजह से फिज क्रिएट होती है, बबल्स बनते हैं। बबल्स के बनने की वजह से जैसे ही आप इसको ड्रिंक करते हो
बबल्स क्या करते हैं, कभी भी जब आपको देखा हो पेट में भारीपन लगता है या कुछ भी लगता है, आपको क्या कहते हैं, यार वो कुछ जो है वो ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोई ऐसी बबल वाली चीज ले लो। वो बबल्स वाली चीज करती क्या है, वो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट को पुश करती है, धक्का मारती है नीचे की तरफ। जैसे ही आप इसको बबल वाली फॉर्म में लेते हो तो आपका कोलेजन एसिडिक स्टमक कांटेक्ट में बहुत देर तक नहीं रहता, विद इन अ स्पैन ऑफ 1-1.5 मिनट्स वो बाहर निकल जाता है और निकल के जल्दी से इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है। इंटेस्टाइन के पास पहुंचते ही हाइड्रोलाइज फॉर्म होने की वजह से वो वाटर के कांटेक्ट में आते ही उसकी इमीडिएटली ब्रेकडाउन हो जाता है और वो आपके इंटेस्टाइन से जितनी क्वांटिटी में अब्सॉर्ब हो सकता है उतना अब्सॉर्ब होता है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। So this is the benefit of this product being in the hydrolyzed form and in the form of EVT tablet. Number 1, hydrolyzed होने की वजह से वाटर के कंटैक्ट में आते ही अब्सॉर्ब जल्दी होता है, जिससे कि ब्लड के कंसंट्रेशन में ज्यादा आता है। जितना ब्लड के कंसंट्रेशन में ज्यादा आएगा उतना ही हड्डियों तक ज्यादा पहुंचेगा। अगर ब्लड में ज्यादा नहीं होगा तो हड्डियों तक कहां से पहुंचेगा। फिर ब्लड का काम क्या है, अगर कभी समझा जाए, ब्लड क्या है, ब्लड हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका काम क्या है, मेरी बॉडी के हर सेल तक कुछ चीजें पहुंचाना, खाना पानी हवा पहुंचाना और वहां से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके लेकर आना ताकि आपकी बॉडी से उसको बाहर निकाला जा सके। हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है, दीवार किस चीज की बनी होती है, ईंटों की। ईंटें आपस में रखते हैं हम, तब एक दीवार बनती है और इन्हीं बहुत सारी दीवारों से मिलकर एक घर बनता है। वैसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर जो ईंट है उसका नाम है सेल। उसका नाम क्या है, ये सेल आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यू, यानी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक दीवार बना रहे हैं which is called as टिश्यू। ये टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, यानी एक कमरा। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन, एक कमरा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, यानी 3-4 कमरे मिलकर आपस में बनाते हैं हमारा घर। सिमिलरली ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी। तो सबसे छोटी चीज कौन सी हमारी बॉडी की, सेल। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे जिंदा रहने के लिए कौन सी 3 चीजें चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, पहला सेल, बोलो सेल। पहला पानी, वाटर। भाई पानी सब पीते हो ना, पानी के अंदर यार पक्का मार्केटिंग वाले आदमी हो यार। अरे रोटी कपड़ा में कहा नहीं बोल देते कम से कम, लगता तो सही है पक्का मार्केटिंग वाले लोग बैठे हो। एनीहाउ, पहला क्या चाहिए, पानी, वाटर। दूसरा क्या चाहिए, खाना, खाना। और तीसरा हवा। ये 3 चीजें तो चाहिए। बाकियों के बिना फिर भी जिंदा रह सकते हो, इन 3 चीजों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, खाना, पानी, हवा। अगर ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी तो जिंदा नहीं बचोगे। बाकी चीजों के बिना फिर भी सर्वाइवल है, इनके बिना सर्वाइवल नहीं। तो ये 3 चीजें, यही 3 चीजें चाहिए मेरी बॉडी के हर सेल, और मेरे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका, ब्लड का। ये काम किसका है, ब्लड का, ब्लड का। कोई भी दवाई भी जो है वो अगर सिर दर्द हो रहा है तो वो ब्लड में मिलकर ही उस सिर दर्द तक पहुंचेगी, वो ब्लड में मिलकर ही घुटनों तक पहुंचेगी, और कोई तरीका नहीं उसको वहां तक पहुंचाने का। बाहर से पहुंचवा सकते हो कि घुटने में चलो स्प्रे मार दिया बाहर से, अदरवाइज कोई तरीका नहीं पहुंचाने का, वो ब्लड में। इसीलिए जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले क्या करते हैं, खून चढ़ाओ। अगर खून नहीं होगा तो जो भी दवाई आप लगाओगे वो उसको असर नहीं करेगी, क्योंकि वो उस तक पहुंचेगी नहीं जहां पर उसको पहुंचना है। दैट इज व्हाई ब्लड इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ब्लड क्या है, हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसका काम क्या है, एक रेलगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी जाती है, जहां जहां सामान उतारना होता है उतारती है, वहां से दूसरा सामान भरती है, वापस पहुंच जाती है। वही वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो। हार्ट पंप करता है, कहा जाता है लंग्स के पास, लंग्स से उस पर भरी जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर वो वापस आता है हार्ट के पास, हार्ट से वो सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर सारी बॉडी से इकट्ठा होकर हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स के पास आता है, लंग्स में हवा भरी जाती है, वापस हार्ट के पास आता है, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही चल रहा है और कुछ नहीं है। तो हार्ट का काम क्या है, वो सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। तो जब तक पंप कर रहा है तब तक हवा भर रही है, जिस दिन वो पंप करना बंद कर देगा उस दिन जो है हवा भरनी बंद कर देगा। बस एज सिंपल एज दैट, और कोई तरीका नहीं। फिर जितने मर्जी मास्क लगाते रहो, जो लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो सिमिलरली
हमारी बॉडी में कोई भी चीज अब्सॉर्ब जो होगी, जितनी वो ब्लड में ज्यादा अब्सॉर्ब होगी उतनी ही बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसीलिए हमने उसको हाइड्रोलाइज फॉर्म में बनाया ताकि वो जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाए, अब्सॉर्ब होकर ब्लड में ज्यादा आए, ज्यादा आकर वो हड्डियों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचे, वहां के कार्टिलेज को डेवलप करे और जो प्रॉब्लम या इंजरी वहां पर हो रही थी उस इंजरी को रिजॉल्व। क्लियर हुआ? साइंस समझ आई कि कहां पर हमने क्या साइंस लगाई है? हमने इसको किस फॉर्म में बनाया? ईवीटी की फॉर्म में, जिसकी वजह से इसकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कितना खून में मिल रहा है, बेटर डिसोल्यूशन है और बेटर जीआई लेवल्स है। अब ये कुछ ट्रायल रिपोर्ट्स हैं, जल्दी से इनको दिखा देता हूं। ये बेसिकली हमारी साइंस का ही पार्ट है कि मैंने तो कह दिया कि जी आपका दर्द ठीक होगा, आपकी सूजन ठीक होगी, लेकिन क्या इसको करने के लिए, इसको साबित करने के लिए मेरे पास कुछ प्रमाण है या इसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई स्टडी है? तो ये वो स्टडीज है जो हमने की थी। मैं इसमें हम लोगों ने एनएसएड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आपकी एसाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, इसके साथ साथ डिक्लोफेनेक, बहुत सारी आपने ये सुनी होंगी, मार्केट में बड़ी सारी कॉमन प्रेजेंट है जो दर्द के लिए दी जाती है। उनके अगेंस्ट हमने अपने प्रोडक्ट को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमने ये देखा कि भाई मार्केट में जितनी भी प्रिपरेशन अवेलेबल है, ये ब्लू ग्राफ आप देख रहे हो, ये ब्लू हमारी कीएम का है और ये जो ग्रीन वाला है ये नॉर्मल स्टेरॉइड्स का और एनएसएड्स का ग्राफ है। पहले 15 दिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब दर्द दोनों ने कम किया। पहले 15 दिन में फर्क नहीं है, 30 दिन आते आते तक देखो जो है आपका जो ग्रीन वाला ग्राफ है यानी ग्रीन कीएम का है वो ज्यादा कम हुआ है और धीरे धीरे 90 दिन आते आते तक ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। भाई एनएसएड के केस में ये 30 दिन तक तो ठीक काम किया, उसके बाद ये धीरे धीरे वापस से बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने क्यों लग गया? क्योंकि वो इंजरी पर काम नहीं कर। जब तक आपने दवाई ली तब तक तो ठीक रहा, जब आपने दवाई लेनी बंद कर दी आपका दर्द दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पेन इन्फ्लेमेशन पर काम नहीं कर रहा, वो उस इंजरी पर भी काम कर रहा है, जिस इंजरी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अल्टीमेटली पेशेंट का दर्द रिड्यूस होता चला जाता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी कीएम 111 आप किसी पेशेंट को देंगे तो इनिशियली हो सकता है फॉर अ स्पैन ऑफ फर्स्ट 6 to 7 डेज पेशेंट आपको ये कहे कि मेरा दर्द ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ गया मेरा दर्द। आपको ये कंप्लेंट आ सकती है कि भाई मेरे को जो है जब से मैंने आपका प्रोडक्ट लेना शुरू किया है मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दर्द बढ़ गया है। दैट इज अ गुड साइन, वो अच्छा साइन है। वो अच्छा साइन पता है क्यों है? क्योंकि आज तक आपने क्या किया था? दवाइयां खा खा के अपने नर्वस सिस्टम को दबाया हुआ था। वो जो मैसेज जाना चाहिए था ना, वो मैसेज नहीं जा रहा था क्योंकि आप दवाइयां खा खा के उस मैसेज को दबा रहे थे। अब ये क्या करेगा? ये जैसे ही आप इस टैबलेट को लेना शुरू करोगे, क्योंकि ये बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है, ये सबसे पहले वो आपके उस नर्वस सिस्टम को दोबारा चालू करेगा। अरे भाई तू चालू हो, तेरा चालू होना जरूरी है। जब तक वो चालू नहीं होगा ब्रेन को कैसे पता लगेगा भाई प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात है। इसीलिए इनिशियली पहले 5-6 दिन तक हो सकता है पेशेंट आपको कहे कि मेरे को दर्द ऐसा लग रहा है ज्यादा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। विद इन 5 to 6 डेज वो सिम्टम्स, जैसे ही आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होती है, बॉडी को बैलेंस क्रिएट होता है, विद इन 5 to 6 डेज वो चीज अपने आप रिजॉल्व होती है। तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज पता होनी चाहिए, देने से पहले पेशेंट को एक बार बता दो कि भाई हो सकता है 5-6 दिन आपको ऐसा लगे कि मेरा दर्द बढ़ रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करते रहो आप उसको। 60 डेज ऑनवर्ड जो है या 1 वीक ऑनवर्ड जो है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में वो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। वो जो सिग्नल रुके हुए थे ना, वो सिग्नल दोबारा से जनरेट होते हैं। बॉडी दोबारा से जनरेट करती है कि भाई ये ठीक है, ये सिग्नल जरूरी थे, ये इनको बंद करने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? चलिए, इसके एक और स्टडी हम लोगों ने की थी जहां पर हमने कार्टिलेज डेवलपमेंट की बात की है। तो आप पीएम में यहाँ पर देखेंगे तो ये जिसको हम कह रहे हैं, ये 2 लाइनें देख रहे हो, एक ये रेड लाइन है, एक येलो लाइन है, एक ब्लू लाइन है। ये 3 तरह की कार्टिलेज की डेवलपमेंट है। सबसे ऊपर है आर्टिकुलर कार्टिलेज, दूसरा है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, तीसरा है सबकॉन्ड्रल बोन, यानी बोन से जुड़ा हुआ ये कार्टिलेज है। और ये प्रॉपरली जो है इनमें डिमार्केशन इनमें गैप ये प्रॉपर होना चाहिए, जैसे ये गैप देख रहे हो। अब एनएसएड स्टेरॉइड के केस में आप देख रहे हो ये गैप प्रॉपर नहीं है, ये जो लाइन है ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है। और सिमिलरली अगर नॉर्मल केस में आप देखो जिसमें हमने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल भी आपस में डेवलप्ड नहीं है। तो ये हमने एक और साइंटिफिकली वे प्रूफ किया था कि आपका कार्टिलेज जो है इससे डेवलप होता है इस प्रोडक्ट से। जितनी जल्दी आपका कार्टिलेज डेवलप होगा उतनी जल्दी आपकी वो बोन की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, जो बोन में प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो किसी भी तरह की पेनफुल कंडीशंस जहां पर अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक पेन, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, नी शोल्डर स्टिफनेस, टेंडनाइटिस, सियाटिका, कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, स्ट्रेन, प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क या स्पोर्ट्स इंजरीज में आप ये प्रोडक्ट हमारा यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको लेना कैसे है? ओके, रिकमेंडेड डोजेज में इसको लेना कैसे है, क्योंकि ये किट की फॉर्म में अवेलेबल है। तो आपने जो टैबलेट लेनी है, जो हमारी कीएम 111 जो टैबलेट है, ईवीटी वाली टैबलेट, वो लेनी है खाना खाने के 1 घंटे बाद। वो लेनी है खाना खाने के 1 घंटे बाद, और नेक्स्ट खाना खाने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब आपने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, 10 बजे आप ये टैबलेट ले सकते हैं, उसके बाद लगभग 1 बजे तक कुछ नहीं खाना, थोड़ा सा गैप मेंटेन करना, ताकि उतनी देर में वो कोलेजन जो है अपनी बॉडी से अब्सॉर्ब हो जाए। दैट इज द मैक्सिमम टाइम व्हिच इट टेक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और जो उसके साथ में 101 हमने कैप्सूल दिया है, दैट इज टू बी टेकन एज द लास्ट मील। वो आपने एज अ लास्ट मील ही लेना है, जिस तरह से हमने रिकमेंड किया है। उसको रात में लेना है, इसलिए यहां पर साइन बनाया हुआ है, ये दिन में लेना है, इसको हमने रात में। ठीक है, आई एम वेरी श्योर ये भी सारी चीजें आप लोगों ने जूम मीटिंग्स में देखी होंगी। साथ जूम मीटिंग कौन कौन अटेंड करता है? कौन कौन अटेंड कर रहा है जूम मीटिंग? यस सर। बाकी हाथ कम खड़े हो रहे हैं भाई, जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो जल्दी से इसको भी बता देता हूँ। ये बेसिकली हमारी मेडिकल बुकलेट है। ये बुकलेट वो बुकलेट है जिसको आप हमारे से ले सकते हैं पेशेंट को बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, जिन चीजों की वजह से उसके दर्द या जो उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की मसल इंजरी है या बोन इंजरी है या जॉइंट इंजरी है, उसमें वो किस तरह से फायदेमंद है। यहाँ पर हमने पहले कंसर्न दिखाया हुआ है कि भाई भारत में जो है बोन मसल डिसऑर्डर के केस बढ़ रहे हैं, 20% लोगों को बोन या मसल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। फिर हमने ये दिखाया है कि 14% अडल्ट्स ऐसे हैं जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। आजकल बहुत ज्यादा यंग प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनको सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहती है, सर्वाइकल में दर्द रहती है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अर्थराइटिस जो है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अर्थराइटिस की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, दर्द रहती है, सूजन रहती है, और जो पेशेंट है वो अपना डे टू डे का काम नहीं कर पाता है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये मेडिकेशंस अल्टीमेटली साइड इफेक्ट ज्यादा देती हैं एज कंपेयर्ड टू बेनिफिट देती है। स्टेरॉइड्स मार्केट में बड़े धड़ल्ले के साथ यूज होते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि घुटने में हम आपके इंजेक्शन लगा देंगे जी, उसके बाद आपका सारा दर्द चला जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होते। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारे ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये आपकी बॉडी में अस्थमैटिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, इवन आपकी बॉडी में कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। तो दीज आर नॉट रिकमेंडेड टू बी टेकन एट ऑल। बहुत ज्यादा इनकी रिकमेंडेशंस नहीं होती। हमारी बॉडी में जो अपना सिस्टम है उसको अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारी ये बोन और मसल डिसऑर्डर्स अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हेल्दी माइक्रोबायोम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स टू स्केलेटल एंड मस्कुलर हेल्थ। माइक्रोबायोम आपके बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन को, कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, विटामिन डी3 की प्रोडक्शन और विटामिन डी3 की अब्सॉर्प्शन में माइक्रोबायोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स ये बनाता है जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। ओके, सो दिस इज द अप्रोच जो हमने ली है इस प्रोडक्ट के साथ। तो इस प्रोडक्ट के साथ हमने अप्रोच क्या ली है? पहला, आपके पेन और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को मैनेज किया। दूसरा, जॉइंट और मसल में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई। तीसरा, कार्टिलेज और टिश्यू को रिपेयर किया। और चौथा, आपके माइक्रोबायोम को हेल्प किया। तो ये 4 तरीकों से ये प्रोडक्ट जो है आपका काम कर रहा है। फर्स्ट, वो आपका क्या कर रहा है? नंबर 1, पेन और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को मैनेज कर रहा है। दूसरा, जॉइंट और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो सके अच्छे से, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है। तीसरा, अगर कोई इंजरी हुई है कार्टिलेज या मसल में, उसको रिपेयर कर रहा है। और चौथा, हेल्दी माइक्रोबायोम को बढ़ा रहा है ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा से डेवलप ना हो। क्योंकि अगर आपके हेल्दी माइक्रोबायोम आपकी बॉडी में रहेंगे, कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन प्रॉपर रहेगी, विटामिन डी3 प्रॉपर अमाउंट में बनेगा, विटामिन बी और विटामिन के की डेवलपमेंट प्रॉपर होती रहेगी, तो बोन और मसल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होगी। राइट? So this is the fact, and that's all from my side. Any queries with respect to my product, please? Any queries? Thank you so much. Any queries?
अगर कोई